गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 18 जनवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत देखेंगे। और आपको ये भी बता दें, आज करंट अफेयर्स बहुत ही कम है, 4 से 5 करंट अफेयर्स ही आज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है। आजकल जिस तरह से करंट अफेयर्स ट्रेंड में पूछा जा रहा है, उसी से संदर्भित आज करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। साथ ही साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग कल का करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं, अर्थात 17 जनवरी का करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत नहीं देखे हैं, तो उसका वीडियो जाके जरूर देखें, क्योंकि 17 जनवरी में जितने भी करंट अफेयर्स है, वह करंट अफेयर्स आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वह इम्पोर्टेंट है, तो उसको जरूर देखें और साथ ही साथ उस करंट अफेयर्स का एक नोट भी बना लें। दैट मीन्स आप अपने कॉपी पर कहीं पर लिख लें, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उससे पहले आप अगर रिकॉल करना चाहें तो रिकॉल कर सकते हैं। अगर आपको याद रह जाता है तो कोई बात नहीं, बस आप एक बार वीडियो जरूर उसको देखें। चलिए अब आज का करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर्स के अंतर्गत पहला करंट अफेयर्स है, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत बन गई है, पाकिस्तान शीर्ष 10 से बाहर। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि भारत चौथी ताकत सैन्य बनी है, यह किसने कहा है? यह कहा है ग्लोबल फायर पावर ने एक इंडेक्स जारी किया है और इस इंडेक्स के तहत यह कहा है कि दुनिया में पहले स्थान पर 2025 के अनुसार दुनिया में पहले स्थान पर सैन्य ताकतों की रैंकिंग में अमेरिका है, पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर चीन है और चौथे स्थान पर कौन है? भारत। और 5वें स्थान पर दक्षिण कोरिया शामिल है। पिछले वर्ष भी यही देश शीर्ष पर पांचों शामिल थे, जबकि सूची में सबसे अंतिम स्थान पर भूटान है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं ग्लोबल फायर पावर ने बताया है कि ब्रिटेन 6ठे, फ्रांस 7वें, जापान 8वें, तुर्की 9वें और इटली 10वें स्थान पर है। जबकि पाकिस्तान, जो कि हमेशा धौंस जमाता है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, तो एटॉमिक पावर जो है खिसक के 9वें स्थान से 12वें स्थान पर पहुंच गया है सैन्य ताकतों में। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि ये सैन्य ताकत ओवरऑल बताया जा रहा है। ओवरऑल दैट मीन्स कि आपको थल सेना, नौसेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं की ओवरऑल बताया जा रहा है कि पोजीशन विश्व में क्या है। लेकिन जब देखेंगे थल सेना की बात होती है, थल सेना की, तो ज्यादातर आप देश से सुनेंगे कि वहां की थल सेना भी और देश के प्रमुख भी यह कहते हैं कि, या कहें कि जो सैन्य विशेषज्ञ हैं अन्य देशों के, कि थल सेना भारत की सबसे ज्यादा मजबूत है। भारत की थल सेना सबसे ज्यादा मजबूत है, ये कहना है अन्य देशों के जो सैनिक इस एक्सपर्ट हैं उनका। लेकिन चूंकि हमको याद रखना है, ये ग्लोबल फायर पावर द्वारा जो इंडेक्स जारी किया गया है, वह तो आपको ये सारे ध्यान में रखना है कि चौथे स्थान पर भारत है। और वहीं पर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन की रैंकिंग नीचे आई है, जबकि वेनेजुएला, कजाकिस्तान, जॉर्डन की रैंकिंग में सुधार आया है। ग्लोबल फायर पावर नामक संस्था रैंकिंग के लिए 60 से ज्यादा मानकों पर ध्यान देती है। यह भी ध्यान रखेंगे कि ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स जारी करता है, सिर्फ
ऐसे ही इंडेक्स नहीं जारी करता है, वह करीब 60 से ज़्यादा मानकों को ध्यान में रखती है। इनमें सेनाओं की संख्या, हथियारों की ताकत, लॉजिस्टिक लाने ले जाने की क्षमता, भौगोलिक स्थिति व आर्थिक ताकत शामिल है, जिसको कि ग्लोबल फायर पावर देखती है। फायर पावर इंडेक्स में कम स्कोर का मतलब देश की ज़्यादा सैन्य ताकत होती है। अमेरिका ने सबसे कम पावर इंडेक्स हासिल कर टॉप में हासिल किया और सबसे कम किसका है? भूटान का है। आगे देखते हैं हम लोग आज का अगला करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि स्वामित्व योजना। यह योजना अब अन्य देशों में भी चलाई जाएगी। आपको बता दें कि स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण आबादी क्षेत्र में संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड देने के लिए 22 अप्रैल 2020 को यह योजना दैट मीन्स स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। तो पहले तो ये आपको याद रखना है कि स्वामित्व योजना 22 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में। किसके लिए? तो संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड देने के लिए। अब आते हैं कि अन्य देशों में यह क्या हो रहा है। तो पंचायती राज मंत्रालय की इस योजना के तहत देश भर में 3,46,187 गाँव को अधिसूचित किया गया है। इसमें से 3,17,715 गाँव में ड्रोन के जरिए सर्वे काम पूरा हो चुका है। 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड बांटे जा चुके हैं। संपत्ति विवाद में कमी, भूमि रिकॉर्ड के प्रबंधन जैसे उद्देश्य को शुरू की गई है। इस योजना की सफलता को शोकेस दुनिया के सामने सजाने जा रही है। मार्च में विदेश मंत्रालय से प्रस्तावित भूमि प्रशासन कार्यालय में 20 देशों के प्रतिनिधि बुलाए गए और दुनिया के अन्य देश भी भारत के इस सफलता मॉडल को अपना सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि 20 देशों के प्रतिनिधि आए थे और 20 देशों के प्रतिनिधि ने इस मॉडल को देखा है और ये अपना भी सकते हैं। तो आपको चूंकि चर्चा में पुनः आया हुआ है स्वामित्व योजना, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि इसे कब लागू किया गया था और किससे संबंधित है। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। यह है बेंगलुरु में अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया है। जबकि आप देखेंगे कि दिल्ली, उसके बाद मुंबई में यूएसए का वाणिज्यिक दूतावास पहले से ही है, लेकिन बेंगलुरु में हाल में खोला गया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है करंट अफेयर्स में। और बेंगलुरु में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी के साथ अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास को शुक्रवार को उद्घाटन किया है। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षित इस वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन द्विपक्षीय संबंधों में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपको यह भी बता दें कि जयशंकर ने कहा कि बेंगलुरु में अमेरिकी की वाणिज्यिक दूतावास का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और जून 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे थे तो उन्होंने बेंगलुरु में वाणिज्यिक दूतावास खोलने का मुद्दा उठाया था। भारत ने वादा किया था कि अगर अमेरिका बेंगलुरु में वाणिज्यिक दूतावास का काम पूरा कर लेता है तो वह लॉस एंजलिस में वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। दूतावास खुलने से रक्षा, शिक्षा में सहयोग नई ऊंचाई पे पहुंचेगा। अमेरिकी राजदूत गारसेटी ने बेंगलुरु दूतावास स्थापित होने पर खुशी जाहिर की है। यहाँ पर अब आगे देखते हैं हम लोग कि लॉस एंजलिस में भी खोला गया है। पुनः ना कहें
वाणिज्यिक दूतावास, दैट मीन्स अमेरिका का वाणिज्यिक दूतावास बेंगलुरु में खोला गया और भारत का दूतावास खोला गया लॉस एंजेलस में। तो यही इसके बारे में भी एस जयशंकर ने यह जानकारी दी है कि लॉस एंजेलस में खोला गया है अमेरिका का नया वाणिज्यिक दूतावास। जल्द ही वीजा जारी भी किया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी बता दें, बेंगलुरु से पिछले वर्ष 8,83,000 पासपोर्ट जारी हुए। जयशंकर ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल आरपीओ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बेंगलुरु से 8,83,000 पासपोर्ट जारी किए। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में भारत के करीब 3,50,000 विद्यार्थी हैं और वह 50 लाख लोग प्रवासी हैं वहां। ऐसे में अमेरिका के लिए जरूरी है कि यथाशीघ्र बेंगलुरु से वीजा जारी करना शुरू कर दें। और यह भी कहा है कि नई ऊंचाई पर पहुंचेगा रक्षा और शिक्षा सहयोग, विदेश मंत्री ने यह कहा है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भारत में अमेरिका का वाणिज्यिक दूतावास हाल ही में कहाँ खोला गया, बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में अमेरिका का खोला गया और भारत का वाणिज्यिक दूतावास अमेरिका के किस शहर में खोला गया, तो लॉस एंजेलस में खोला गया। यह आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि विदेश मंत्री 5वें अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास के स्थल समर्पण समारोह में भाग ले रहे थे। तो यह 5वां था, यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। और आज का अगला करंट अफेयर्स है H1B वीजा मिलना और आसान होगा कहाँ, तो यूएसए में। इसके बारे में बाइडेन प्रशासन ने जारी किया है अपना नियम। तो पहले तो आप ये जान लें कि H1B वीजा मिलता किसको है। तो H1B वीजा बेहद कुशल कामगार रोजगार की स्थिति के आधार पर अमेरिका में जो रह रहे हैं उसको प्रदान किया जाता है H1B वीजा। अब बदलाव क्या किया गया है नियम में। नए नियम में पात्र पदों के लिए मानकों में संशोधन करके विशेष व्यवसाय की परिभाषा में संशोधन किया गया है। इससे स्पष्ट किया गया है कि समान तौर पर डिग्री की आवश्यकता होती है, लेकिन हमेशा नहीं, और कई ऐसे पात्र डिग्रियों की अनुमति दी गई है जो नौकरी से सीधे तौर पे जुड़े हों। तो नए नियमों में ये संशोधन किया गया है और यह भी कहा गया है कि ऐसे सख्त उपाय किए गए हैं जिससे संगठन द्वारा एक साथ बहुत सारे आवेदन करने पर अंकुश लगेगा और अधिक न्यायसंगत प्रणाली सुनिश्चित होगी। F1, यहाँ पर पहले H1 की बात हो रही थी, अब जो है यहाँ पर है F1 वीजा के बारे में। F1 वीजा धारकों को H1B वीजा में शिफ्ट होने में कम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और साथ ही H1B वीजा की अवधि बढ़ाने के आवेदनों पर फैसले में तेजी लाई जाएगी, जिससे कामगारों व नियोक्ताओं का समय बचेगा। और आपको ये बता दें कि ये जो H1B वीजा है वही H1B वीजा फिर आगे चल के H2 के रूप में अंतिम नियम प्रतिबंध शुल्क लेने से श्रम कानून का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर नए प्रावधान लागू करके अन्य चीजों के अलावा कामगारों की सुरक्षा को मजबूत करेंगे और H2A और H2B कामगारों के लिए अधिक लचीलापन मुहैया कराएगा। तो H1B जब बढ़ावा दिया जाएगा H1B को, तो फिर आगे चल के जो वहाँ पर कामगार है वह कंपनी में काम कर रहे हैं सही ढंग से करेंगे, तो फिर उसका H2B वीजा मजबूत होगा और कामगारों को अधिक लचीलापन मुहैया कराया जाएगा। तो आपको बस यहाँ पर ये भी याद रखना है कि H1B वीजा को लचीला किसने बनाया है, तो USA ने बनाया है। और USA हालांकि यह
यूएसए के अलावा अन्य सभी देशों के लिए बनाया गया है, लेकिन यह भारत के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जब देखेंगे कि संघीय रजिस्टर पर 18 दिसंबर 2024 को प्रकाशित किया गया था कि 2023 में H1B वीजा धारकों में 70% से अधिक भारतीय पेशावर थे। जब 70% से अधिक भारतीय पेशावर थे तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है भारतीय संदर्भ में। तो करंट अफेयर्स में आप जो है इतना डीप जानने की जरूरी नहीं है, बस इतना भी जानेंगे कि H1B वीजा को हाल ही में कहाँ के प्रशासन ने लचीला बनाया है, तो यूएसए का, तो आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और साथ ही साथ अगर कल का वीडियो नहीं देखे हैं, दैट मीन 17 तारीख का वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाके जरूर देखें, वह इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।